नमस्कार, समय धारा चैनल में आपका हार्दिक स्वागत है। मैं आपकी होस्ट रीना आर्या और आज के इस विशेष पॉडकास्ट एपिसोड में आप सभी का हार्दिक स्वागत करती हूँ। आज हमारे समक्ष एक ऐसी विशिष्ट शख्सियत मौजूद है जिन्होंने अपना पूरा जीवन सामाजिक न्याय, समान विचारों, संविधान और वैचारिक लेखन को अर्पित किया है। 35 से अधिक प्रभावशाली पुस्तकों के लेखक जिन्होंने डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर, पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जैसे महान व्यक्तित्वों के ऊपर अपनी कृतियां लिखी हैं और वह वर्तमान में राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग के चेयरमैन के रूप में अपनी नई भूमिका निभा रहे हैं। चलिए मिलते हैं श्री किशोर मकवाना जी से। सर, हमारे पॉडकास्ट एपिसोड में आपका हार्दिक स्वागत है। सभी को नमस्कार। माननीय किशोर मकवाना जी का व्यक्तित्व बेहद प्रेरणादायक है, अत्यंत सरल, शांत और विचारों में गहराई लिए हुए। आज हम उनके जीवन, विचार, संघर्ष और वैचारिक लेखन के प्रति उनके अनुभवों को समझने का प्रयास करेंगे। सर, आपके बचपन और प्रारंभिक जीवन के अनुभवों ने आपकी सोच और जीवन की दिशा को किस प्रकार प्रभावित किया? मेरा जो जन्म है वो अहमदाबाद से 35 किलोमीटर दूर धौलका करके एक हिस्टोरिकल सिटी है। वहाँ का एकदम जो दलित परिवार है उसमें मेरा जन्म हुआ और मेरी 7 पीढ़ियों से ज़्यादा किसी ने ना तो कभी पुस्तक देखी थी, ना पेन देखी थी। केवल और केवल परिश्रम, मजदूरी, एकदम अत्यंत गरीबाई। ऐसा हमारा पिताजी रेलवे में छोटी नौकरी करते थे। शुरू में तो वो जो रोड बनाते हैं उसमें जो मजदूरी करते हैं जी। उसमें पिताजी थे। बाद में रेलवे की नौकरी लगी और खास करके मेरा वैचारिक जो मेरा पुष्ट है वो ज़्यादातर मेरा राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की शाखा में हुआ। उस समय के जो शिक्षक थे, खास करके स्कूल के जो शिक्षक थे, वो ऐसे शिक्षक थे कि वो रुचि लगते थे कि भाई इसमें थोड़ी बुद्धि प्रतिभा है, उसे पढ़ने में रुचि है, शिक्षा के अलावा भी अन्य पुस्तकों में रुचि है, तो अच्छी अच्छी पुस्तक लाकर हमारे शिक्षक हमें देते थे। तो शिक्षक है, माता पिता है, इन सब के कारण जो मेरी वैचारिक जो शक्ति है वो ज़्यादा बढ़ी। लेखन की शुरुआत आपने कब और किन परिस्थितियों में की? वो कौन सा क्षण था जब आपको लगा कि आपको पुस्तक ही लिखनी चाहिए? मुझे पुस्तकें पढ़ने का तो बाल्यावस्था से ही शौक़ था। जब मैं स्कूल में पढ़ता था, प्राथमिक शिक्षा था, तब भी मुझे पढ़ने का बहुत शौक़ था, मगर लिखना चाहिए ऐसा मैंने कभी नहीं सोचा था। मगर गुजरात के अंदर आरक्षण विरोधी आंदोलन के कारण सभी स्कूल, विद्यालय बंद थे। तो उस समय मुझे लगा कि यार ये विद्यालय बंद है, स्कूल बंद है, तो विद्यार्थियों की शिक्षा बिगड़ रही है। तो मैंने ऐसे ही, उस समय तो अखबारों के अंदर लेटर्स एडिटर छपते थे, पाठकों के पत्र छपते थे। तो मैंने एक पत्र लिखा और सद्भाग्य से उस अखबारों में वो पत्र छपा। और स्वाभाविक है, जब अपना नाम छपता है तो एक आनंद भी होता है। बाद में मुझे पता लगा कि महात्मा गांधी से लेकर अनेक महानुभाव, इतने बड़े बड़े लेखक बने, उन्होंने अपनी लेखनी की शुरुआत लेटर्स टू द एडिटर की थी। तो मुझे भी लिखने का नाम देखकर ही आनंद होने लगा। तो बाद में मैंने काफ़ी लिखी। मैंने सबसे पहला जो आर्टिकल था, लंबा लेख था, वो खुदीराम बोस पे लिखा था, जो 15 वर्ष की आयु में माँ भारती की मुक्ति के लिए अपने प्राणों की आहुति दे दी थी। तो उस पर मैंने लिखा था। तो इस प्रकार मेरी लेखनी प्रारंभ हुई। ओके। आपने अभी तक 35 से अधिक पुस्तकें लिखी हैं और इस निरंतर लेखन यात्रा के पीछे वो कौन सा प्रेरणा स्रोत है, आप हमें, हमारे दर्शकों को बताना चाहेंगे? मैं राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की शाखा में जाता था। उस समय हमारे जो संघ के जो प्रचारक थे, हमारे विभाग के, वो वर्तमान जो प्रधानमंत्री है हमारे आदरणीय नरेंद्र भाई मोदी, वो हमारे प्रचारक थे, क्योंकि वो भी बहुत अच्छा लिखते हैं। उनकी भी काफ़ी पुस्तकें प्रसिद्ध हुई है। मुझे याद है 2000 वर्ष में हम बैठे थे, तो वो उनमें एक बहुत अच्छा है, वो किसी के अंदर कुछ अच्छी बात है, कुछ अच्छे गुण हैं, तो कैसे बाहर आना चाहिए। तो उन्होंने मुझे एक सलाह दी कि आप अखबारों में लिखते हो तो ये तो दूसरे दिन ये रद्दी हो जाती है, अखबार तो रद्दी हो जाता है, और आप पत्रकारिता भी करते हैं, तो इससे आपका इमेज, व्यक्तित्व एक अलग नहीं बनेगा। आपका व्यक्तित्व बनना चाहिए, आपको एक अलग ही आपकी इमेज बने, तो इसके लिए पुस्तकें आनी चाहिए आपकी। मुझे भी लगा कि नहीं, ये विचार तो अच्छा है,
तो मैंने इस दिशा में शुरू किया काम, और 2002 में मेरी पहली पुस्तक आई, गुजराती में है वो। बाद में मेरी दूसरी किताब आई, स्वामी विवेकानंद पर आई। तो इस प्रकार एक के बाद एक पुस्तकें आती गई। कुछ मैंने मराठी से गुजराती, इंग्लिश से गुजराती, हिंदी से गुजराती, ऐसी कुल मिला के, सभी मिला के 46 मेरी आज पुस्तकें हैं। तो मैं हमेशा बोलता हूँ ये सभी मेरी 46 पुस्तक है, उन सभी पुस्तकों का श्रेय अगर किसी एक व्यक्ति को देना है तो हमारे आदरणीय प्रधानमंत्री जी को मैं दूंगा। ओके। एक बात और है सर, मैं आपके बारे में जब जान रही थी, आपने प्रधानमंत्री मोदी जी, डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर, अटल बिहारी वाजपेयी, अलग अलग दौर के नेताओं पर लिखा है। तो इन सभी नेताओं के व्यक्तित्व में वो कौन सी खासियत है जिसने आपको सबसे ज़्यादा प्रभावित किया? मैंने जो पुस्तकें लिखी खास करके, एक तो स्वामी विवेकानंद है, डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर है जी, बिरसा मुंडा है जी, स्वामी ये अपने महर्षि रमन थे, उन पर मैंने लिखी है, संत रविदास पर मैंने लिखा है। तो ऐसे जितने भी व्यक्तित्व जो महान थे उन पर लिखी, जैसे मोदी साहब। तो इन सभी में एक बात कॉमन है कि उन्होंने सामान्य व्यक्ति से कैसे असामान्य व्यक्ति बने, जैसे नर से नारायण कैसे बनना जा सकता है, वो उन सभी में हम देख सकते हैं। तो ये मुझे बार बार प्रेरित करते थे, इसलिए मैंने इन सभी व्यक्तित्वों पर लिखा है। ओके। आपकी लिखी पुस्तकों में वो कौन सी पुस्तक है जो आपके दिल के सबसे ज्यादा करीब है? वैसे तो आप किसी माँ बाप को पूछेंगे कि आपको कौन सा बच्चा प्रिय है तो वो नहीं बता सकेगा। उसी प्रकार मुझे सभी पुस्तकें सबसे मुझे प्रिय है, मगर खास करके मैं यहाँ एक पुस्तक का विशेष उल्लेख करूंगा, उसके पीछे लिखने की क्या प्रेरणा रही। वो है बाबा साहब अम्बेडकर। जो बाबा साहब अम्बेडकर का जो व्यक्तित्व है, उनका जो विचार है, उनका जो दर्शन है, वो आज भी लोगों के सामने सही तरह से नहीं आया है। बाबा साहब अम्बेडकर का पूरा जो जीवन है वो दो केंद्र बिंदु में हमें दिखाई देता है। एक है राष्ट्र हित सर्वोपरि, नेशन फर्स्ट, और सेकंड है समाज का जो पीड़ित वर्ग है उनके लिए अपना पूरा जीवन समर्पित कर देना। तो बाबा साहब अम्बेडकर जैसे रामानुजाचार्य है, रामानंद है, स्वामी दयानंद सरस्वती है, स्वामी विवेकानंद है, ऐसे जितने भी हमारे महान मनीषी हुए, उन सबका लक्ष्य भी यही था कि हिंदू समाज में ये जो विकृति है छुआछूत की, वो दूर होनी चाहिए। बाबा साहब अम्बेडकर भी यही चाहते थे। वर्तमान समय में हो जो शब्द हमें बार बार सुनने को मिलता है, आत्मनिर्भर भारत, समर्थ भारत, स्वदेशी पूर्ण भारत, ये सभी बाबा साहब अम्बेडकर चाहते थे। वो सभी बातें लोगों के सामने आई ही नहीं आई। इसका कारण उनके जो तथाकथित जो ठेकेदार बन बैठे हैं बाबा साहब अम्बेडकर, वो उन्होंने जानबूझकर वो बातें नहीं लाए। तो हम चाहते थे, मैं भी चाहता था कि बाबा साहब अम्बेडकर के ये सभी जो पहलू है वो लोगों के सामने आना चाहिए। तो इसी उद्देश्य को लेकर मैंने मिशन लिया। बाबा साहब अम्बेडकर का जो सही और सच्चा जो है यथार्थ, वो व्यक्तित्व लोगों के सामने आना चाहिए। इसीलिए मैंने पुस्तकें लिखी, और बाबा साहब अम्बेडकर की हिंदी, इंग्लिश, गुजराती सभी मिला के कुल मेरी 12 पुस्तकें हैं। वाह। वर्तमान में आप राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग के चेयरमैन के रूप में अपनी भूमिका निभा रहे हैं, तो इस रोल में आपकी प्राथमिकताएं क्या हैं? राष्ट्रीय अनुसूचित जाति जो आयोग है वो संविधान में हमारी 338 जो धारा है उसके अंतर्गत इसकी रचना हुई है। उसका उद्देश्य है कि ये जो अनुसूचित जाति समाज है उसका सर्वांगीण विकास हो, उन पर किसी प्रकार का दमन न हो, वो किसी प्रकार का उसके साथ अन्याय न हो, और उसके जो मूलभूत जो अधिकार है वो उसे मिलने चाहिए, ये और उसकी रक्षा हो, ये देखने का काम उसका कर्तव्य है। दूसरा उसका जो काम है, केंद्र और राज्य सरकार है
उसके जितने भी अलग अलग डिपार्टमेंट हैं, वहाँ काम कर रहे अनुसूचित जाति के जो कर्मचारी हैं, अधिकारी हैं, उसको रोस्टर है, बढ़ोतरी है, वो कहीं पर भी उसे अन्याय होता है तो उसे न्याय मिले, वो देखने का काम आयोग का है। भारत सरकार और राज्य सरकार की जो भी कल्याणकारी योजनाएं हैं वो सही अर्थ में इम्प्लीमेंट होती है कि नहीं, वो देखने का काम भी आयोग का है। उसका एक चौथा काम भी है, कहीं देश भर में अगर कोई घटना घटती है तो हम वहाँ का दौरा करते हैं स्थल का और देखते हैं कि उसमें क्या है, और उस समय हम मार्गदर्शन करते हैं सरकार को, पुलिस को, और ये मुख्य काम हमारा है। दलित समाज से जुड़े मुद्दों पर काम करते हुए आपके सामने सबसे बड़ी चुनौतियां क्या रही हैं? सबसे बड़ी चुनौती हमारे सामने एक ही है कि अनुसूचित जाति जो समाज है वो शताब्दियों से न्याय और अधिकार से वंचित था जी। तो और उस पर इतने दमन भी हुए पूर्व में, तो उसके कारण उसकी जो शक्ति है वो क्षीण हो गई। दूसरे, उनमें शक्ति तो काफी थी मगर उसका सही अर्थ में उपयोग भी नहीं हुआ। अगर आप किसी व्यक्ति को बार बार दमन करेंगे तो उसका आत्मविश्वास है वो भी क्षीण हो जाता है। बिल्कुल। बाबा साहब आम्बेडकर ने स्वयं भी कहा है कि जब मैंने मेरा कार्य प्रारंभ किया 1920 के बाद, तब मेरे 3 सपने थे। तब मेरा सपना ये था कि दलित समाज जो है, अनुसूचित जाति समाज है, वो शिक्षित बने। तो आज मैं जब देखता हूं तो मेरा जो सपना था वो पूर्ण हो गया है कि हजारों लाखों जो अनुसूचित जाति के समाज के जो वर्ग है, लोग हैं, वो शिक्षित हो रहे हैं। मेरा दूसरा सपना था कि ये अनुसूचित जाति जो लोग हैं वो सरकारी नौकरियों में आए। वो उन्होंने कहा कि आज जब मैं देखता हूं तो आज हजारों लाखों अनुसूचित जाति के लोग सरकारी नौकरियों में हैं, ये उन्होंने कहा। तो उनके जो सपना था वो ये संविधान के कारण पूर्ण हुआ। तीसरा उनका जो सपना था वो उन्होंने कहा कि वो तीसरा सपना मेरा पूर्ण नहीं हुआ। वो तीसरा उनका सपना था कि गांव के अंदर रहने वाला जो अनुसूचित जाति का जो व्यक्ति है उस पर ये जातिगत जो अत्याचार है वो बंद होने चाहिए, मगर वो अभी तक चालू है। तो अभी मैं एक जगह पर गया था तो वहां मैंने देखा कि छोटा मोटा और बड़े कारोबार करने वाले में अनेक अनुसूचित जाति के व्यक्ति है, तो वो कारोबार भी कर रहे हैं। ऐसे अनेक सेक्टर हैं जहां पहले अनुसूचित जाति का युवा जाने की सोच भी नहीं था। उस दिशा में वो अपनी पूरी शक्ति सामर्थ्य से आगे बढ़ रहा है, चाहे उद्योग का क्षेत्र हो, सरकारी नौकरी हो, या साइंस टेक्नोलॉजी या ये विज्ञान जैसे क्षेत्र है, उस दिशा में भी वो आगे बढ़ रहा है। तो ये अच्छी बात है कि संविधान के कारण, सरकार की विविध कल्याणकारी योजनाओं के कारण आज अनुसूचित जाति का व्यक्ति आगे बढ़ रहा है। मगर साथ साथ अगर इनकी जो ये आत्मविश्वास की जो कमी है, अगर वो दूर करके, एक नकारात्मक भाव है वो दूर करके वो आगे बढ़ेगा, तो बाबा साहब का जो भी सपना है या हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी का जो सपना है कि ये जो अंतिम छोर पर बैठा हुआ व्यक्ति है वो भी मुख्य धारा में आके अपनी पूरी शक्ति सामर्थ्य से आगे बढ़े, तो वो बढ़ सकता है। आयोग में काम करते हुए कोई ऐसा अनुभव या फिर ऐसा मामला जिसे आप आज भी याद करते हैं? हाँ, एक मैं बात जरूर बताऊंगा कि मैं मैसूर गया था जी। कर्नाटक। तो वहाँ एक संस्था ने कार्यक्रम आयोजन किया था। साधारणतः ऐसे कार्यक्रमों में मेरे जैसे पद पर बैठा हुआ व्यक्ति या तो राजनीतिक क्षेत्र में काम करने वाले व्यक्ति या सार्वजनिक क्षेत्र में काम करने वाले व्यक्ति कोई इस वहाँ तक नहीं जाता। मगर समझ में आया इसलिए कि हमारी जो ये सेक्स वर्कर बहनें हैं उनका वहाँ सम्मेलन था, और वो भी इस क्षेत्र में काम करने वाली अनुसूचित जाति की जो बहनें हैं। तो उन्होंने मुझे कहा कि आप आएंगे? मैंने कहा हाँ जरूर आऊंगा, क्योंकि वहां पर भी कोई वहां गया नहीं था। मैं वहां गया तो वहां का जो दृश्य था वो देखकर मेरी आंख में भी आंसू आ गए। इतनी करुणामयी स्थिति में ये हमारी बहनें जी रही थी, इतनी गरीब आई थी, संसाधनों का अभाव था,
मैं उनके बीच बैठा, जी। उनको मैंने पूछा कि आपकी समस्या क्या है। तो इन किसी की बहने के पास रेशन कार्ड नहीं था, ओह! और रेशन कार्ड नहीं था इसके कारण उनके पास बाकी जो योजनाओं का लाभ मिलना चाहिए वो भी नहीं था। तो मैंने कहा कि ये तो कैसे चल सकता है। तो मैंने उनको वचन दिया कि मैं भाई के तौर पर आपको वचन देता हूँ कि आपकी जो समस्या है वो मैं हल करूँगा। तो शाम को मैंने वहाँ के कलेक्टर को बुलाया और उनको कहा कि आज मैं यहाँ गया था ये सेक्स वर्कर बहनों के बीच, तो उनकी ये समस्या है और हमने किसी भी हल में आपको जो भी रास्ता निकालना है निकालिए, और इन बहनों को ये सब जो योजना है उनका लाभ मिलना चाहिए। तो हम ऐसा करते हैं कि कल जो सम्मेलन है मैं 3 अधिकारी को वहाँ बिठाऊंगा और ये बहनों के पास जो भी आधे अधूरे डॉक्यूमेंट्स हैं, क्योंकि इस जो क्षेत्र में काम करती है वहाँ तो उनका पति का भी नाम नहीं है, डॉक्यूमेंट्स भी नहीं है। तो उन्होंने, उनका व्हाट्सएप ग्रुप था, उसमें मैसेज डाल दिया कि आप कल सम्मेलन में आपके पास जो भी आधे अधूरे डॉक्यूमेंट्स हैं वो लेके आइए। और दूसरे दिन पहली बार ये दिशा में काम शुरू हुआ और बाद में मैं फॉलोअप भी लेता रहा। आज लगभग 80% काम पूरा हो गया। अनुसूचित जाति क्षेत्र में काम करने वाली लाखों संस्थाएं, मगर ज्यादातर संस्थाएं, ज्यादातर मतलब 99% संस्थाएं इस दिशा में जो मूलभूत समस्या है उस दिशा में बहुत कम जाती है। अगर वो इस दिशा में भी जाएगी ना तो ऐसे अनेक सेक्टर है वहां का उत्थान होगा, ऐसा मुझे लगता है। आप लंबे समय से पत्रकारिता और लेखन से जुड़े हैं, फिर भी हमेशा आप लो प्रोफाइल रहे हैं। जैसा कि अभी आपने बताया कि आपने सेक्स वर्कर के प्रोग्राम में गए थे, कोई नेता जहां पर इन चीज़ों में शामिल होने से भी कई बार कतराते हैं। बहुत बड़ी बात है ये कि आपने उन लोगों को मुख्य धारा में लाने की कोशिश करी। तो क्या ये आपकी सोच समझ कर अपनाई गई रणनीति है कि आप इतने बड़े बड़े काम करते हैं लेकिन हमेशा लो प्रोफाइल रहते हैं? नहीं, मेरा तो स्वभाव ही ये है, क्योंकि कुर्सी मेरे पे कभी हावी होती ही नहीं। और दूसरा, अगर माननीय हमारे आदरणीय प्रधानमंत्री जी और हमारे राष्ट्रपति जी ने जब मुझे ये जिम्मेदारी दी है तो मेरा कर्तव्य है, और ये तो अनुसूचित जाति के लोगों के लिए काम करने वाला आयोग है, तो और हमारी जिम्मेदारी बढ़ जाती है। तो हमने हमारे बीच में जो भी एक लक्ष्मण रेखा हमने हटा दी कि सामान्य से सामान्य पीढ़ी जो भी है, गरीब व्यक्ति, वो मुझे मिल सकता है चेयरमैन को, और उनका जो भी काम है हम सरलता से कर देते हैं। और आपको आश्चर्य होगा कि पहली बार आयोग ने लगभग 43,000 केस हमने क्लोज किए। तो ये पहली बार, आयोग के इतिहास में ये पहली बार हुआ है। और दूसरा, लोगों को लगता है कि ये आयोग के कारण हमें न्याय मिलेगा। क्या आपको कभी लगा कि कम सार्वजनिक उपस्थिति के कारण आपकी काम की पहुंच बहुत ज़्यादा सीमित हो गई है? नहीं, अब क्या है कि मेरा एक जिम्मेदारी है जी। मेरा काम है कि ये आयोग का काम पूरा, मुझे जितना समय है जी, वो पूरा का पूरा 100% मुझे देना है। तो इसलिए मैं पूरे मनोयोग से, मुझे जितनी भी शक्ति है वो पूरी शक्ति से लगाऊं काम में। सर, क्या आने वाले समय में आप किसी नई पुस्तक या लेखन परियोजना पर काम कर रहे हैं? नहीं, अभी तो मेरा एक ही काम है, आयोग का काम करना और ज़्यादातर ज़्यादा फाइलें पढ़ना, यही एक काम है अभी तो। आप पत्रकार भी रहे हैं, तो पत्रकारिता के टाइम का कोई ऐसा अनुभव जो आपको आज भी याद आता हो? मेरे जीवन का बहुत मेरा सौभाग्य है कि जब आदरणीय प्रधानमंत्री उस समय के अटल बिहारी वाजपेयी जी, जब वो हिस्टोरिकल ऐतिहासिक लाहौर बस यात्रा उन्होंने प्रारंभ की थी, बिल्कुल, तो उस समय एक पत्रकार के नाते मुझे वहां जाने का सौभाग्य मिला था। वो मेरे जीवन का सबसे महत्वपूर्ण है। दूसरा, जब राम जन्मभूमि आंदोलन अपनी चरम पर था जी, खास करके 88 से 92 का जो दौर था, 6 दिसंबर वाला, वो सभी 6 दिसंबर का जो हिस्टोरिकल ऐतिहासिक दिन है, उस दिन भी मैं वहीं पर था एक पत्रकार के नाते। तो मेरे जीवन में ये दो, एक तो लाहौर ऐतिहासिक बस में जाना जी, और साथ साथ ये
अयोध्या आंदोलन जब चरम पर था उसका रिपोर्टिंग करना, ये सब मेरे लिए बहुत महत्वपूर्ण है। आज की युवा पीढ़ी तेजी से डिजिटल कंटेंट की तरफ बढ़ रही है और आपको क्या लगता है कि ये बदलाव पारंपरिक साहित्य और पुस्तकों के लिए एक अवसर है या फिर चुनौती? नहीं, हर एक समय कालखंड में संसाधन बदलते रहते हैं जी। मगर युवाओं की सोच आगे बढ़ना, नई नई जो टेक्नोलॉजी है उसका उपयोग करना, ये रहा है। वर्तमान समय में तो और एक अच्छी बात है कि उसके अंतःकरण में देश की भावना प्रज्वलित है। देश सामर्थ्यवान बने, देश महाशक्ति बने और देश का जो डंका है पूरी दुनिया में बजना चाहिए, ये सोच भी आज के युवाओं में हो, तो ये अच्छी बात है। दूसरा कि अभी यहाँ एक बहुत बड़ा विश्व पुस्तक मेला लगा था, उसमें मैं गया था। अच्छा। तो वहाँ मैंने देखा कि सबसे अधिक बहुत भीड़ थी और सबसे अधिक युवा थे और वो भी 15-16 से 30 की आयु वाले थे। तो मुझे नहीं लगता कि पुस्तकों की प्रति भी वो अनदेखा कर रहे हैं, ऐसा नहीं है। पुस्तक भी पढ़ता है और ये नई नई जो AI की टेक्नोलॉजी है वो भी उतना ही उपयोग करता है वो। क्या भविष्य में आपके पुस्तकों पर आधारित कोई ऑनलाइन कोर्स, आर्काइव या डिजिटल लाइब्रेरी बनाने की ऐसी कोई परियोजना है? अभी तो मैंने सोचा नहीं है। आपके अनुसार आज के भारत में सामाजिक न्याय के क्षेत्र में सबसे बड़ी आवश्यकता क्या है? बाबा साहब आम्बेडकर ने कहा है कि स्वतंत्रता, समानता और बंधुता, ये 3 होगी तो सामाजिक न्याय तो वो अपने आप आ जाएगी। मगर सबसे महत्वपूर्ण जो बाबा साहब ने कहा है वो है बंधुता। अगर समता है मगर समरसता नहीं है तो उसका कोई उपयोग नहीं। मैं जो हूँ वही आप है, मेरे अंदर जो ईश्वर है वही आप में ईश्वर है। तो एक समत्व का भाव आएगा, बंधुत्व का भाव आएगा। तो समरसता के बिना समता, सामाजिक न्याय अधूरा है, वो सबसे महत्वपूर्ण। बाबा साहब आम्बेडकर ने भी, उन्होंने 1932 में ठक्कर बापा को एक पत्र लिखा है। पत्र बहुत लंबा है, बहुत बढ़िया पत्र है, मगर सबसे अंत में बाबा साहब आम्बेडकर ने लिखा है कि कानून से सब नहीं होगा जब तक प्रेम और आत्मीयता नहीं होगी। बिल्कुल वैसे ही समता, न्याय होगा मगर बंधुता नहीं होगी, समरसता नहीं होगी तो उसका कोई मूल्य नहीं। तो सामाजिक समता के लिए, सामाजिक न्याय के लिए सबसे महत्वपूर्ण है बंधुता, समरसता। आने वाले वर्षों में आपका मिशन और दृष्टि क्या है? देश आपकी अगली भूमिका या योगदान से क्या उम्मीद रखता है? नहीं, हमारा तो पहले से ही एक ही मिशन रहा है, नेशन फर्स्ट। भारत आगे बढ़ना चाहिए, जो भी छोटा मोटा काम करे, लक्ष्य एक ही, नेशन फर्स्ट। भारत सर्वोपरि बने, भारत माता की जय जयकार पूरे विश्व में गूंजे। बहुत अच्छी बात है। सर, आपको नहीं लगता कि डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर को विशेष रूप से आज भी सिर्फ एक दलित नेता के रूप में मान्यता ज़्यादा मिली हुई है, जबकि वो हमारे देश के संविधान निर्माता है और हमारे देश के हर नागरिक को उन्होंने अधिकार दिया है, चाहे पुरुष हो, औरत हो, कोई भी हो। तो ऐसे में उनके इतने बड़े योगदान को सिर्फ इस रूप में देखना कि वो एक दलित नेता रहे हैं, ये उनके योगदान को कमतर करके आंकना नहीं है? आपकी बात सही है, इसके लिए सभी जिम्मेदार है जी। जो अनुसूचित जाति के जो जितने भी ये ठेकेदार बन बैठे हैं, बिल्कुल, इन्होंने एक प्रकार से ऐसा वातावरण बना दिया कि दलित ये दलितों के ही नेता है जी। और इस बाहर के जो लोग, मतलब अन्य जो समाज के लोग हैं, उन्होंने भी यही माना कि ये तो दलितों के नेता है। तो इसके कारण एक सूर्य समान जो व्यक्तित्व है, एक वैश्विक स्तर का जो महान नेता है, वो एक छोटे से वर्तुल में कैद हो गया। बिल्कुल। तो बाबा साहब की जो प्रतिभा है वो एक तो वैश्विक स्तर की है और उन्होंने, मैंने एक प्रारंभ में कहा था कि उन्होंने केवल देश के डेवलपमेंट के बारे में सोचा। बिल्कुल। भारत एक महाशक्ति बने, भारत का सर्वांगीण विकास हो, वो उन्होंने सोचा। उन्होंने मूक नायक, जो उन्होंने 1920 में उन्होंने एक सामयिक प्रारंभ किया था, उसमें उन्होंने लिखा है और उन्होंने जापान का उदाहरण दिया है कि जापान में भी जाति व्यवस्था थी, मगर जापान को जब लगा कि ये जाति व्यवस्था के कारण जापान पिछड़ रहा, तो उन्होंने अपनी जाति व्यवस्था मिटा दी और जापान में रहने वाला प्रत्येक जापानी मेरा भाई है, ये भाव लेके आगे बढ़े और
1920 में ही जापान पूरे संसार में, समग्र विश्व में विकास की दौड़ में नंबर 1 पहुंच गया। ये सब बाबा साहब अम्बेडकर ने लिखा। और बाद में वो लिखते हैं अपना जो हृदय की जो उद्देश्य है, उनका सपना है, वो लिखते हैं जापान की ये सारी बात लिखने के बाद कि क्या भारत समग्र संसार में सर्वश्रेष्ठ नहीं बन सकता। बिल्कुल। तो बाबा साहब अम्बेडकर का 1920 से एक ही सपना है कि भारत महाशक्ति बने। और इसीलिए उन्होंने जब वो जल मंत्री थे, श्रम मंत्री थे, तब भी उन्होंने ये जो हमारी जो बड़ी बड़ी नदियों है, वो नदियों का लाखों गैलन पानी व्यर्थ सागर में बह जाता था, तो उस पर डैम बनने चाहिए ताकि देश में बिजली भी उत्पन्न हो, कृषि भी बढ़े और पीने का पानी भी रहे। तो इसके लिए नदियों पर डैम बनना चाहिए। ये पहला विजन बाबा साहब अम्बेडकर ने प्रस्तुत किया। तो ऐसे में आपको सैकड़ों उदाहरण बता सकता हूं कि बाबा साहब अम्बेडकर का एक ही सपना था, भारत दुनिया में नंबर 1 बने, सर्वश्रेष्ठ बने और राष्ट्र हित सर्वोपरि, ये उनका मंत्र था। मगर लोगों के सामने जानबूझकर ये उनका जो जीवन का एकमेव लक्ष्य था, एकमेव मंत्र था, वो लोगों के सामने आया ही नहीं। तो इस कारण बाबा साहब अम्बेडकर एक ही में कैद हो गए। तो मतलब आप मानते हैं कि राजनीतिक पार्टियों ने उनके एक वैश्विक योगदान को सिर्फ दलित समाज तक सीमित करके रख दिया। राजनीतिक पार्टियों के अलावा भी जी बाकी जो सामाजिक संगठन जो कुछ है, जिनका एक अलग उद्देश्य है, जी उनकी ठेकेदारी है, वो सबसे अधिक जिम्मेदार है। मैं आपको एक और उदाहरण बताऊं कि बाबा साहब की जो सेकंड जो उनकी पत्नी थी सविता अम्बेडकर, उन्होंने पुस्तक लिखी है, उन्होंने अपना अनुभव लिखा है। उन्होंने लिखा है कि जब बाबा साहब अम्बेडकर का देहावसान हुआ, तब मैं चाहती थी कि दिल्ली में उनका जो निवास स्थान है, उनका जो घर है, वो एक म्यूजियम जैसा बनना चाहिए। अच्छा। वो लिखती है कि मैंने उस समय की सरकारें थी, उनको पत्र लिखा, किसी ने जवाब नहीं दिया। आगे वो लिखती है कि जितने भी ये दलित संगठन के थे, उन सभी मुखियाओं को मैंने लिखा, किसी ने ध्यान नहीं दिया। ये म्यूजियम कब बना? कब? जब प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी प्रधानमंत्री थे, तब उन्होंने इस दिशा में प्रारंभ किया। मगर बाद में 2004 में और सरकार आई, काम बंद हो गया। अच्छा। जो सविता अम्बेडकर का जो सपना था वो पूर्ण किया वर्तमान हमारे जो प्रधानमंत्री है, आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी, उन्होंने वो सपना पूरा किया। आज दिल्ली में जहां बाबा साहब अम्बेडकर ने अपनी अंतिम सांसें छोड़ी थी, उस पवित्र भूमि पर एक भव्य वैश्विक स्तर का बाबा साहब अम्बेडकर का जो भव्य स्मारक है, वो प्रधानमंत्री नरेंद्र भाई मोदी ने पूर्ण किया। तो बाबा साहब अम्बेडकर का जो मिशन था, जो उनका उद्देश्य था, जो उनका सपना था, और एक वैश्विक जो उनकी प्रतिभा थी, वो लोगों के सामने जानबूझकर कुछ लोगों ने नहीं आने दी। सर, समय धारा और देश भर के युवाओं के लिए आप क्या संदेश देना चाहेंगे? मेरा एक ही संदेश है कि आपकी जो भी बुद्धि शक्ति है वो समाज हित और देश के हित में करें। और हमारे आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र भाई का एक सपना है, हमने देश के सामने उन्होंने वो सपना रखा है कि 2047 का जो भारत है वो एक आत्मनिर्भर भारत बने, विकसित भारत बने। तो इस दिशा में हम थोड़ा भी योगदान अलग अलग अपनी जितनी भी शक्ति बुद्धि है वो करेंगे तो जरूर ये सपना पूरा होगा और भारत एक वैश्विक महाशक्ति के रूप में पूरे संसार में जो हमारे मनुष्यों का सपना है वो पूरा होगा। आपके विचार न केवल हमें प्रेरित करते हैं बल्कि आने वाली पीढ़ी को भी एक रास्ता दिखाते हैं, उनके लिए गाइडेंस का काम करते हैं। हमारा प्रयास है कि आपकी सोच और आपके अनुभव अधिक से अधिक लोगों तक पहुँचे। सर, आपने अपने अनुभव, विचार और दृष्टि को जिस सरलता और स्पष्टता से हमारे साथ साझा किया उसके लिए दिल से धन्यवाद। सभी को मेरा बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्ते। तो ये थे आदरणीय श्री किशोर मकवाना जी, बेहद सरल शांत व्यक्तित्व के स्वामी और बेहद शिक्षित।
हमारा प्रयास भर था कि आप इनके बारे में, इनके जीवन के अनुभवों के बारे में, इनके विचार और संघर्ष के बारे में जानें। आपको हमारा ये पॉडकास्ट एपिसोड कैसा लगा? अपने विचार हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर दीजिएगा और इसी प्रकार की महान शख्सियतों से मिलने के लिए हमारे समय धारा यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।